नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम खेलते हैं चुनाव क्योंकि इस वक्त हर तरफ चुनावों का शोर है, चाहे विधानसभा के चुनाव हुए हो या फिर अब राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के चुनाव और उस पर बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत से कम लोगों को पता होगा 2014 के बाद से, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से क्या बदला। तो बदलाव क्या आया, अगर हम उसके ऊपर नजर डालें तो 2014 के बाद से लगभग 60 ऐसे चुनाव हुए राज्यसभा के लिए जिसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्य है और एनडीए के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास सीटों की संख्या पूरी नहीं है, तो भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को जीत दिलवाई है और इनकी संख्या लगभग 60 के आसपास है। दो ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी या हम कहें कि एनडीए गठबंधन को हार मिली हो। एक अहमद पटेल का चुनाव आप राज्यसभा के लिए याद करिए और दूसरा करमबीर बोध। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और करमबीर बोध, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार तो दिया लेकिन करमबीर बोध के सामने वो चुनाव हार गया। लेकिन उसके बाद आप नजर डालें तो इस वक्त नया जो मामला था वो था मीनाक्षी नटराजन। अब मीनाक्षी नटराजन में किस तरीके का खेल हुआ आपने खुद ने देखा, और जिन लोगों को पता भी नहीं है उन लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी का काम करने का तरीका या फिर राहुल गांधी को हराता कौन है। क्या वाकई में चुनाव आयोग हराता है या भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस करती है। अगर आपको इसको समझना है तो मीनाक्षी नटराजन, सबसे पहले अगर आप देखोगे दिग्विजय सिंह, पहले भी हमने वीडियो में बात की थी, पहले ही वो ये कह चुके थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनको पता था कांग्रेस पार्टी उनको राज्यसभा में नहीं भेजेगी। लेकिन वो चाहते थे कि उनका कोई करीबी राज्यसभा में जाए। अब वो कोई भी हो सकता था, आप कमलनाथ के लिए कह सकते हो या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के करीबी मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया और जब उम्मीदवार बनाया गया तो उनको यह राय दी गई कि आपको जो तेलंगाना हाईकोर्ट से जो नोटिस मिला है उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो छोटा मोटा मैटर है। तो ये कहावत ठीक ऐसे ही है, चोर को आपने बोला कि चोरी करो और साहूकार को बोल दिया कि आप रात को जागते रहो। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास ये इंफॉर्मेशन दे दी गई। अब आप ये समझोगे कि मैं इसको किस तथ्य के आधार पर ये बोल रहा हूं, तो आप देखिए महेश केवट, जिसका नाम उम्मीद थी कि दिन में आएगा लेकिन रात को 12 बजे उसका नाम आता है। कैलाश विजयवर्गीय का स्टेटमेंट कि अगर हाईकमान चाहेगा तो वो उम्मीदवार भी देंगे और उसको जीत भी दिलवाएंगे। तो उम्मीदवार दिया महेश केवट के नाम पे। मीनाक्षी नटराजन, जिसकी जानकारी छुपाई गई, मामला रद्द हुआ और रद्द होने के बाद जिस तरीके से महेश केवट आया उसके मामले में अगर आप देखोगे तो फिर एक और खबर आती है, और खबर यह आती है कि उनकी तरफ से जो कोर्ट में पेश हुए उन वकील का नाम क्या था, मुकुल रोहतगी। और ये मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस पार्टी के भी कितने करीबी है आप समझ सकते हैं। तो ये खेल जो है वो दोनों तरफ से खेला जा रहा था। अब हम उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कांग्रेस हाईकमान, जिसको 12 बजे ये सूचना मिल चुकी थी, बावजूद इसके वो शाम तक हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। तो आप अंदाजा लगाइए कि चुनाव आयोग का दफ्तर जो है वो कितने बजे तक खुलता होगा, 5 बजे तक, 6 बजे तक या फिर 7 बजे तक। तो जयराम रमेश ने जो ईमेल किया वो 7:30 बजे किया और 9 बजे रात को मिलने के लिए उनका समय मांगा। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है, कांग्रेस पार्टी काम कैसे करती है और कांग्रेस पार्टी के धुरंधर किस तरीके से है। तो हमजा बहुत चला। अब आप आ जाइए झारखंड पे, क्योंकि झारखंड में एक नया चैप्टर, जिसको आप दोकानिया कह सकते हो, अब धोखे की जो कहानियां है वो शुरुआत हो चुकी है। आरजेडी का भट्टा बिठाया कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में। अब झारखंड में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया प्रणव झा के रूप में। तो एनडीए ने जिसका समर्थन किया, प्रमल नथवानी, आप देखिए उसकी स्थिति क्या थी। कांग्रेस पार्टी के 16 विधायक, 4 विधायक आरजेडी के, और ऐसे करके कुल जो है वो कांग्रेस पार्टी के खेमे में बनते हैं लगभग 26 विधायक। लेकिन वोट कितने गए? 20। तो अब सवाल ये उठता है कि 6 वोट कहां गए। तो 6 वोटों के लिए अब कांग्रेस पार्टी आरजेडी के ऊपर आरोप लगा रही है और आरजेडी कह रही है
कि कांग्रेस पार्टी से अपना जो अस्तबल है उसको संभाला नहीं जाता और वो आरोप लगाती है दूसरी पार्टी पर। और आप देखिए कि यहां तक अगर आरजेडी चले जाए कि वो गंगा जल हाथ में लेकर ये कहने को तैयार है कि उन्होंने वोट जो है वो प्रणब झा को ही दिया था जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एमएलए ये कहने से जो है वो कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी काम कैसे करती है और क्या वाकई जो है वो आरजेडी और आरजेडी का जो ये मामला है, झारखंड का जो राज्यसभा सीट का चुनाव है, ये यहीं तक नहीं रुकता, ये सीधे तौर पर अब डेंट पहुंचाएगा इंडिया अलायंस के, और ये दिखाता है कि इंडिया अलायंस बिखरा हुआ है और विश्वास की कमी है और कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई भी पार्टी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। अब भले कांग्रेस पार्टी आरजेडी के ऊपर आरोप लगा दे कि आरजेडी ने जो है वो वोट नहीं किया या कुछ भी कहे, लेकिन सवाल यही उठता है कि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार को जीता क्यों नहीं पाई और एनडीए ने ऐसा कौन सा खेल खेला, क्या लक्ष्मी मैया जीत गई? अगर लक्ष्मी मैया की भी हम बात करें तो फिर सवाल यह भी उठता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के विधायक या विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके विधायक ही बिकने को तैयार क्यों होते हैं? वही पार्टियां जो है वो टूटने को तैयार है, कुछ तो कमी होगी, चाहे वो रणनीति की तौर पर हो, चाहे वो अनुशासन के तौर पर हो या फिर विश्वास के तौर पर आप कह सकते हो। और यह दिखाता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से काम करती है। तो पहले मीनाक्षी नटराजन, तो मीनाक्षी नटराजन में कांग्रेस पार्टी ने ही कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया। आप उसमें अगर एनडीए और बीजेपी को सोच रहे हैं कि बीजेपी ने गेम खेला, तो मुझे लगता है कि ये समझ के बाहर की बात है और हमारा आकलन वहां पर गलत साबित हो सकता है। और गलत इसलिए हो सकता है क्योंकि जो स्टोरी मैंने टाइमलाइन के साथ बताई, आप उसके फैक्ट्स चेक कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट का रुख कर सकती थी, बावजूद इसके 12 बजे से 5 बजे तक उसने इलेक्शन कमीशन का दफ्तर बंद होने का इंतजार किया, क्योंकि उनको पता था कि क्या होने वाला है। तो जब चोर घर में बैठा हो तो कुछ भी हो सकता है। दूसरा, अब वो आरजेडी और लेफ्ट, क्योंकि उसमें लेफ्ट के जो विधायक है वो भी 2 है, तो इंडिया अलायंस की बैठक से ठीक पहले लेफ्ट ने एक मोर्चा खोला था, मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी दी थी कि वो राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगते हैं कि केरल के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लेफ्ट के ऊपर जो आरोप लगाए बीजेपी की बी टीम के रूप में, तो उसके ऊपर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है और इंडिया अलायंस में लेफ्ट की भूमिका जो है वो किस तरीके की है। तो उसका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने ये जरूर देखा था कि लेफ्ट के बहाने भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट, क्योंकि एलडीएफ और यूडीएफ ही मैदान में थी, दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी, तो एलडीएफ को कटघरे में खड़ा किया गया था और दूसरी तरफ टीएमसी के लिए भी एक स्टेटमेंट दिया गया था, लेकिन क्योंकि टीएमसी कमजोर हो गई तो टीएमसी को राहुल गांधी, आप कह सकते हैं कि टूटने की वजह या टीएमसी के हार की वजह से या सिंडिकेट के टूटने की वजह से राहुल गांधी मजबूत हुए और टीएमसी को दबाने का प्रयास करने लगे। लेकिन एक बार फिर कुछ ही दिनों में, क्योंकि 6 तारीख से अब तक अगर हम बात करें 19 तारीख तक, तो कितने दिन में जो है वो इंडिया अलायंस का चेहरा सामने निकल कर आया, लगभग 10 से 12 दिन। और 10 से 12 दिन में ही देश की जनता को पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के इस गठबंधन में कितना दम है, कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से काम करती है। कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार देती है संख्या बल होने के बावजूद, क्योंकि झारखंड में जो विधायकों की संख्या है 56 सीटों की, या पता नहीं 56 या 58 सीटों की जरूरत थी, उतनी सीटें कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा इनके पास थी। और एक सच्चाई और जो जाननी चाहिए कि जिस परिमल नथवानी की हम बात कर रहे हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन दोनों के बेहद करीबी और बहुत जो है वो उनके अच्छे संबंध भी बताए जाते हैं। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। और यही कांग्रेस पार्टी से हेमंत सोरेन जब विधानसभा के चुनाव थे तब वो असहज स्थिति में भी थे। तो एक बार फिर डोकानिया पार्ट 1 जो है वो शुरू हो चुका है और आने वाले समय में आप देखोगे कि एनडीए और बीजेपी ऐसे ही मजबूत होगी और कांग्रेस पार्टी को अब उसके सहयोगी दल, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो, एक बार फिर जो है वो बड़ा झटका देने की तैयारी में लग जाएगी। तो इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।